7th क्लास। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि मराठों का किस तरह से शक्तियों में आए थे और ये मराठों ने किस प्रकार से अपना वर्चस्व स्थापित किया था। उसके बाद उनके फेल होने के कारण या उसकी विफलताओं के कारण इस प्रकार है कि मराठों का जो विफलता की जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी उसमें वो मराठे हार गए थे, जिससे उनको फेलियर हो गए थे, जिसके कारण उनकी पतन होना शुरू हो गया। तो मराठों ने जो युद्ध नीति अपनाई थी उसमें बहुत सारे दोष थे या उनकी जो रणनीति थी वो सही नहीं थी। उसके बाद जो भारतीय शासक थे ये सब इनमें एकता की कमी थी, क्योंकि कोई भी भारतीय शासक एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा था। इसके कारण अहमद शाह अब्दाली जो वहाँ का विश्वास पात्र था, वो सब जो वहाँ के राजा महाराजा थे या जो रईस थे उन लोगों के साथ एक हो गया था और उनको भारतीय शासकों को एक नहीं होने दिया था, जिसके कारण उनके जो शासन था या जो उनके युद्ध था जिस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा और वो जो उन्होंने विश्वासघात किया मराठाओं के साथ, जिसके कारण वो भी पानीपत का तीसरा युद्ध हार गए, जिसके कारण मराठों में आपस में ही विरोध उत्पन्न हो गया था। जबकि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई स्टार्ट की थी तो इसमें हारने का कोई संदेह नहीं था, क्योंकि इसमें धन और जनशक्ति बहुत अधिक मात्रा में थी और जिसके कारण वो अधिक होने के कारण वो अपंग हो गए थे, क्योंकि उनका जो साम्राज्य था या उनका जो ये कह सकते हैं कि जो साम्राज्य स्थापित हुआ था, जिसके कारण उनके बहुत सारे, क्योंकि जनधन बहुत अधिक मात्रा था, जिसके कारण उनको यही उनके हार का कारण बना था। उसके बाद जो दिल्ली में जो केंद्र प्रबंधन था, जैसे जैसे वो सेंट्रल अथॉरिटी दिल्ली की जो अवध, बंगाल और मैसूर के प्रांत में उनका परिणाम ये हुआ कि वो अस्तित्व में नहीं आए और जिसमें राज्यपालों में इनको विद्रोह हो गया था, क्योंकि इनका राज्य बहुत बड़ा हो गया था। और अवध में साकत खान, जो कि 1722 में अवध का गवर्नर था, वो एक सक्षम शासक बन गया और सक्षम सैनिक भी था। तो उनका उत्तराधिकारी या उनके दामाद जो सफदर जंग ने लिया था, तो एक वो योग्य शासक बन गया था और वो 1739 में अवध के नवाब के रूप में प्रकाश में आया। उन्होंने बहुमूल्य समर्थन भी प्राप्त किया, जिसकी सहायता के कारण मोहम्मद शाह के करीब वो बहुत ज़्यादा करीब हो गया था। और मोहम्मद शाह के अंतिम जो समय था उस दौरान सफदरगंज ने मुग़ल साम्राज्य में जो बहुत बड़ा प्रशासनिक तौर पे मिशनरी का काम किया था और उन्होंने पूरी मुग़ल शासन को अपने नियंत्रण में कर लिया था। हालांकि अदालत और राजनीतिक जो नियंत्रण थे वो नहीं हो पाए थे और उन्होंने रोक दिए थे। तो उन्होंने सन 1753 में उन्हें बर्खास्त कर दिया था और वो अवध वापस चले गए थे और 1754 में उनका निधन हो गया था। उसके बाद उनके बेटे जो शाहजहाँ-उद-दौला उनके उत्तराधिकारी के रूप में आए और शाहजहाँ-उद-दौला के शासन में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। 1775 में उनका भी निधन हो गया और उनके बेटे आसफ-उद-दौला उनके उत्तराधिकारी बने और वो बंगाल के उत्तराधिकारी बने। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के समय जो मुर्शिद कुली अली खान, जो बंगाल प्रांत के प्रभारी थे, 1717 में सम्राट के फारुखसियार ने जो उन्होंने बंगाल के राज्यपाल बना दिया था, वो वास्तव में एक चेहरा थे। बाकी तो सारी कमांड उनकी औरंगजेब की होती थी, सिर्फ उनको एक चेहरे के नाम से दे दिया था कि हाँ भैया ये यहाँ के वो हैं, राज्यपाल हैं। तो ये बाकी सारी कमांड औरंगजेब की होती थी। और उसके बाद जो मुर्शिद कुली खान थे वो एक स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार करते थे और उनके जो मुग़ल सम्राट के प्रति केवल नाम मात्र की निष्ठा थी या उनका सम्मान करते थे, बाकी वो अपना स्वयं का शासन चलाते थे। उस समय के दौरान जो प्रांत हैं या जो अच्छे विकसित प्रांत हो गए तो उन्होंने वहाँ पे व्यापार के विकास में सहायता की और उनको बढ़ावा दिया और क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी संपन्न बनाने में
सफल रहे। तो सन 1900 उसके बाद 1727 में उनका लड़का या उनका दामाद उनका दामाद शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, उन्होंने सफलता प्राप्त की, जिन्होंने उन्हें प्रशासन में सुधार किया और इनके जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो ठीक हो गई थी। लेकिन उनके भी कई दोस्त थे या उनके भी कई त्रुटियां थी, जिन्हें जो सत्ता के जो सलाहकार थे या जैसे कि आलमचंद, हाजी अहमद और जगत सेठ के हाथों में चली गई थी। क्योंकि 1739 में शुजाउद्दीन का मृत्यु हो गई थी और उसके पुत्र जो सरफराज खान थे वो अगले शासक बने थे। लेकिन उनके प्रशासन की बहुत सारी कमियों के कारण उनमें खोट निकाली जा रही थी, जिसमें हाजी मोहम्मद के भाई अली वर्दी खान और बंगाल के डिप्टी गवर्नर 1740 में बंगाल पर कब्जा कर लिया था, जिससे सफदर खान को युद्ध में पराजित किया और उनकी हत्या कर दी गई। अली वर्दी जो खान प्रशासक राजा बना था, 1756 में उनका निधन हो गया और उनके पोते सुराजुद्दीन दौला उनका उत्तराधिकारी बना। और उस कुशलता से उन्हें सिखाया गया था कि उनके दादा के पास जो सुराजुद्दीन सत्ता थी, वो उसके जाने के बाद उनके दुश्मनों को कब्जा करने पर उनको दबाव बना दिया था, जिसमें 1 वर्ष तक वो छोटे शासन के रूप में छोटे राजा के रूप में उन्होंने शासन किया और उसके उस अवधि में उसके परिवार के भीतर और बाहर से भी उनके दुश्मनों से निपटना पड़ा। क्योंकि उन्होंने देखा जाए तो मुगलों के आपस में ही बहुत ज़्यादा कूट होने लगी थी, या वो बहुत अपने आप में ही वो एक दूसरे से लड़ने लगे थे, जिसके कारण उनका साम्राज्य धीरे धीरे ख़त्म हो गया था। उसके बाद आता है हैदराबाद। हैदराबाद में देखा जाए तो हैदराबाद जो कि दक्षिण के पठार में देखने को मिलता है। तो हैदराबाद जो दक्षिण में है, तो दक्षिण के जो स्वतंत्र राज्य थे तो उनकी स्थापना खिलजी खान ने की थी, जिसका साम्राज्य फारूक सियार द्वारा दक्षिण के 6 राज्यों के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्होंने 1725 में हैदराबाद राज्य पर कब्जा कर लिया था और उसमें पेशवा बाजीराव जो वहाँ के प्रथम नेतृत्व मराठा ने अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया था। मराठों को दक्षिण के 6 राज्यों में से चौथा सरदेसाई मुक्त के रूप में जाना जाता था। लेकिन निजाम सिचिन और खिलजी खान को उन्होंने ये भुगतान करने के लिए जब लोकप्रिय नहीं राजा नहीं रहा, तो उन्होंने मराठों में विभाजित करने का प्रयास किया और उनके साथ 2 अधूरे युद्ध लड़े। लेकिन खिलजी खान का निधन 1748 में हो गया था और उन्हें डेक्कन का जो सबसे योग्य शासक कहा जाता था, जो कि डेक्कन में आसफ जाही वंश में जो नींव रखी थी उसकी जिम्मेदारी ली थी। और उसके मृत्यु के बाद इस क्षेत्र को जो भ्रम पैदा हुआ कि इसके बाद सिंहासन के लिए या वहाँ का कोई एक आम जनता या आम संघर्ष करना पड़ा। तो इस समय ब्रिटिश और फ्रांसीसी लोग आ गए थे, जिन्होंने उस राज्य पर अपना शासन स्थापित कर लिया था और अपनी शक्तियों का प्रभाव सिद्ध कर दिया था। तो जिसके कारण वहाँ पे हैदराबाद में फिर मुगलों का शासन खत्म हो गया, मराठों का शासन खत्म हो गया था और उसके बाद ब्रिटिश का शासन शुरू हो गया था। और उसी के साथ वहाँ का जो हर कोई विस्तृत हो गया था, व्यापक। तो दक्षिण की जो राजनीति थी वो मराठों के हस्तक्षेप और हैदर अली उसके अधीन हो गए थे। तो मैसूर राज्य का जो उदय हुआ था वो हैदराबाद के शासनकाल में ही हुआ था और इसके लिए उन्होंने बहुत अधिक प्रयास किए थे। और उत्तराधिकारी जो कई युद्धों के बाद वहाँ के उत्तराधिकारी बनते, तो पहले निजाम के चौथे बेटे निज़ाम अली, उसके बाद उनके प्रताप की मृत्यु के बाद वो 15 साल के थे, जो कि 1763 में उन्होंने सिंहासन संभाला था और लगभग 40 साल तक उन्होंने शासन किया था। उसके बाद मराठे जो मैसूर के टीपू सुल्तान के साथ उनको युद्ध हुआ और डेक्कन का जो बचाव किया था, तो वो वहाँ के मैसूर के
टीपू सुल्तान मैसूर के राजा बने थे। तो अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे मैसूर का, जो कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम मैसूर के बारे में। तो ये सभी आज का वीडियो इतना ही काफ़ी है। क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 18 एंड 17, 18